हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो मैं बायोलॉजी के क्लास में आपको क्या बताया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा किसने कहा? फ्लोअर ने कहा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन सा मॉडल मैंने बताया था? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सैंडविच मॉडल बताया था। और मैंने ये कहा था कि सैंडविच मॉडल को वैज्ञानिकों ने आज के समय में बिल्कुल नकार दिया है। अब देखिए दूसरा मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन, इकाई झिल्ली, इकाई झिल्ली। यहाँ देखिए इकाई झिल्ली, ये प्रोटीन का लेयर है। ये प्रोटीन लेयर है, ये वसा है, ये प्रोटीन लेयर हो गया। ये लिपिड लेयर, ये लिपिड लेयर है। लिपिड, ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। ये 20 एंगस्ट्रम है। ये 20 एंगस्ट्रम, ये 35 एंगस्ट्रम, बीस एंगस्ट्रम। ये टोटल जो है 75 एंगस्ट्रम हो गया। टोटल 75 एंगस्ट्रम। तो ये माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या बताया गया? इससे मेम्ब्रेन का डिस्कवरी रॉबर्टसन ने किया था। रॉबर्टसन 1953 में यूनिट मेम्ब्रेन का डिस्कवरी हुआ था। और उसमें रॉबर्टसन ने बताया यूनिट मेम्ब्रेन इसका नाम क्यों पड़ा। तो यूनिट मेम्ब्रेन का नाम इसलिए पड़ा कि कोशिका के अंदर, रॉबर्टसन ने बताया कि कोशिका के अंदर जितनी भी झिल्लियाँ हैं, चाहे वह किसी अंग को घेरे हों, यानी कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं ना। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस। तो कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। तो कोशिका को या कोशिका के अंगकों को जितने भी झिल्लियाँ घेरी हुई हैं, सभी का संगठन एक समान होता है। यानी सभी का सभी जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टि से सभी समान होते हैं। इसलिए उन सभी का कॉमन नेम रख दिया गया। और उसका कॉमन नेम क्या पड़ गया? यूनिट मेम्ब्रेन। यानी रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन क्यों नाम रखा? तो यूनिट मेम्ब्रेन इसलिए नाम रखा कि कोशिका के अंदर, बताया रॉबर्टसन कि कोशिका के अंदर
जितने भी झिल्लियां हैं, चाहे वह कोशिका के अंगकों को घेरे हों या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे हों, माने कोशिका को घेरे हों या कोशिका के अंगों को घेरे हों, सभी जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टि से सभी का संगठन एक समान होता है। इसलिए सभी का एक कॉमन नेम रखा गया यूनिट मेम्ब्रेन। और इसमें बताया गया कि दो प्रोटीन के सतहों के बीच में वसा की एक मोटी सतह, ये वसा की मोटी सतह है, और उस वसा के मोटी सतह को मिलने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होती है। और इसमें ये पोलर भाग हो गया, मैं बार बार बताता हूँ कि हेड वाला पोलर, ये नॉन पोलर भाग हो गया, नॉन पोलर भाग हो गया। तो ये पोलर भाग, इसमें ये पोलर भाग होता है 5 एंगस्ट्रम, ये भी पोलर भाग होता है 5 एंगस्ट्रम। और पोलर को छोड़कर ये पोलर भाग हो गया, ये पोलर भाग हो गया, पोलर भाग को छोड़कर ये 25 एंगस्ट्रम होता है। इस तरह से ये पोलर को छोड़कर ये पोलर भाग क्या है, ये पोलर भाग है, ये पोलर, ये नॉन पोलर। तो पोलर भाग 5 एंगस्ट्रम ऊपर की ओर, 5 एंगस्ट्रम नीचे की ओर, और पोलर दोनों पोलर के बीच वाला भाग 25 एंगस्ट्रम होता है, नॉन पोलर वाला भाग। ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर वाला भाग 25 एंगस्ट्रम। इस तरह से पूरे लिपिड जो है 35 एंगस्ट्रम होती है, और ऊपर में प्रोटीन 20 एंगस्ट्रम, नीचे में प्रोटीन 20 एंगस्ट्रम। इस तरह से रॉबर्टसन के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोटाई होगी 75 एंगस्ट्रम होगी। और मैंने बताया कि यूनिट मेम्ब्रेन नाम क्यों पड़ा, तो यूनिट मेम्ब्रेन नाम इसलिए पड़ा कि कोशिका के अंगों को, माने कोशिका को या कोशिका के अंगों को जितने भी झिल्लियाँ घेरी हुई रहती है, सभी जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक दृष्टि से सभी एक समान होती है। इसलिए सभी का कॉमन नेम यूनिट मेम्ब्रेन रखा गया, एकांक झिल्ली रखा गया। तो और इसमें बताया गया कि दो प्रोटीन सतहों के बीच में एक वसा की मोटी सतह को मिलने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होती है। दो प्रोटीन लेयर हो गया, वसा के एक मोटी सतह हो गया, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गया। और प्रोटीन के सतह की मोटाई 20 एंगस्ट्रम और वसा के सतह की मोटाई 35 एंगस्ट्रम, फिर प्रोटीन के सतह की मोटाई 20 एंगस्ट्रम। मैंने इसमें बताया गया, इसमें भी वही बताया गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर भी 20 एंगस्ट्रम प्रोटीन, इधर भी 20 एंगस्ट्रम प्रोटीन, और बीच में वसा जो है 35 एंगस्ट्रम का है। इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई 75 एंगस्ट्रम होती है। और ये भी मैं बताया कि जो वसा लेयर है, ये वसा सब है, पोलर भाग है, ये पोलर भाग है, ये पोलर भाग है, ये पोलर भाग है, क्लियर, ये पोलर है, ये पोलर, पोलर, और ये जो है नॉन पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर। तो ये पोलर भाग 5 एंगस्ट्रम, ये भी पोलर भाग 5 एंगस्ट्रम, और नॉन पोलर 25 एंगस्ट्रम। ये ध्रुवीय, अध्रुवीय। पोलर मीन्स क्या होता है, बार बार मैं बताता हूँ, पोलर मीन्स ध्रुवीय, नॉन पोलर मीन्स अध्रुवीय, ठीक है। तो ये 25 एंगस्ट्रम, इस तरह से ये वसा के सतह की मोटाई 35 एंगस्ट्रम, और इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई 75 एंगस्ट्रम। तो माय डियर स्टूडेंट, अपने यूनिट मेम्ब्रेन का डिस्कवरी कब हुआ था, भाई रॉबर्टसन के द्वारा 1953 में। और ये यहाँ देखिए, रॉबर्टसन के अनुसार ये यूनिट मेम्ब्रेन क्यों नाम पड़ा, तो सभी है ना, माने कोशिका, सेल या सेल के अंगों को ऑर्गेनेल्स, सेल के अंगों को घेरने वाली समस्त झिल्लियाँ कार्यात्मक, संरचनात्मक
तथा कार्यात्मक दृष्टि से समान होती है। अतः सभी का कॉमन नेम का अर्थ है तो उभयनिष्ठ नेम, उभयनिष्ठ नाम यूनिट मेम्ब्रेन, एकांक झिल्ली यूनिट मेम्ब्रेन रखा गया। तो सेल या सेल के अंग को घेरने वाली समस्त झिल्लियाँ संरचनात्मक तथा कार्यात्मक दृष्टि से समान होती है, अतः सभी का कॉमन नेम, उभयनिष्ठ नेम यूनिट मेम्ब्रेन रखा गया। और इसके बाद आपने देखा कि रॉबर्टसन के अनुसार, माने ये रॉबर्टसन ने बताया, ये भी बात रॉबर्टसन ने बताया, क्लियर। और इसके बाद जो है यहाँ देख रहे हैं कि दो प्रोटीन सतहों के बीच में, माने प्रोटीन लेयर के बीच में, ये प्रोटीन लेयर के बीच में प्रोटीन सतहों के बीच में वसा की एक मोटी सतह को मिलने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होती है। ये यूनिट मेम्ब्रेन में बताया गया रॉबर्टसन के द्वारा। और पूरे प्रोटीन के पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई यहाँ लिख देते हैं, पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई आप देख रहे हैं 25-20 एंगस्ट्रम प्रोटीन है। 20 एंगस्ट्रम प्रोटीन जो है 20 एंगस्ट्रम प्लस लिपिड 35 एंगस्ट्रम। लिपिड कितना है ये तो लिख लिए होंगे। लिपिड ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन 20 एंगस्ट्रम, लिपिड 35 एंगस्ट्रम। लिपिड क्या 35 एंगस्ट्रम, लिपिड क्या 35 एंगस्ट्रम प्लस प्रोटीन हो गया फिर 20 एंगस्ट्रम इक्वल टू 75 एंगस्ट्रम। क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट ये प्रोटीन कितना हुआ 20 एंगस्ट्रम, लिपिड हो गया 35 एंगस्ट्रम, प्रोटीन हो गया 20 एंगस्ट्रम, टोटल हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई 75 एंगस्ट्रम। लेकिन क्या है लेकिन ये है कि इस मॉडल को भी आज के वैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया है। क्यों अस्वीकार कर दिया, क्यों रिफ्यूज किया? इसलिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इलास्टिक होती है और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली माने चयनित पारगम्य होती है। इसकी चर्चा रॉबर्टसन ने नहीं की, इसलिए आज के वैज्ञानिकों ने इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है। तो इस मॉडल को भी देखिए आज के वैज्ञानिकों ने इस मॉडल को भी अस्वीकार कर दिया। आज के वैज्ञानिकों ने यूनिट मेम्ब्रेन को भी नकार या अस्वीकार कर दिया क्योंकि सेल
सेल मेम्ब्रेन के इलास्टिसिटी प्रत्यस्थता तथा चयनित पारगम्य सेलेक्टिवली परमिएबल की बातें रबर्टसन ने नहीं की। बस इसीलिए ये भी मॉडल क्या हो गया, आज के वैज्ञानिकों ने इस मॉडल को भी अस्वीकार कर दिया, नकार दिया, बिल्कुल नकार दिया, बोला कि ये नहीं, मॉडल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आज के वैज्ञानिकों ने यूनिट मेम्ब्रेन को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के इलास्टिसिटी तथा चयनित पारगम्य के, है ना, बातें जो हैं, चयनित पारगम्य की बातें रबर्टसन ने नहीं की। क्लियर? तो ये मॉडल भी अस्वीकार हो गई। अब देखिए थर्ड मॉडल जो मोस्ट एक्सेप्टेड है सभी वैज्ञानिकों को, सभी वैज्ञानिक ने उस मॉडल को एक्सेप्ट किया है, जिसका नाम होगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो माय डियर स्टूडेंट, फटाफट इसे नोट करेंगे, जल्दी से इसे नोट करिए, तब आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इन सभी बातों को। यूनिट मेम्ब्रेन पढ़ लिए, यूनिट मेम्ब्रेन पढ़ लिए हैं, ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन पढ़ लिए। अब चलिए थर्ड मॉडल है जिसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो मोस्ट एक्सेप्टेड है। मोस्ट क्या है? एक्सेप्टेड। सबसे अधिक वैज्ञानिकों ने इसी मॉडल को स्वीकार किया है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल थर्ड है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ना, फ्लूइड माने तरल मोजाइक, तरल मोजाइक, तरल मोजाइक या मोजेक, मोजेक या मोजाइक, मोजाइक मॉडल, तरल मोजेक मॉडल, मॉडल। तो ये माय डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान से, क्लियर? ये फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड के फॉस्फोलिपिड हैं, फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड है। ये जो है परिधीय प्रोटीन है, परिधीय प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन, ये जो है परिधीय प्रोटीन है, परिधीय प्रोटीन।
और ये इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल आंतरिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तरल मोजाइक मॉडल सिंगर और निकोलसन के द्वारा, बाई सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 ईस्वी में। तो माय डियर स्टूडेंट, सिंगर और निकोलसन ने 1972 ईस्वी में इस मॉडल को प्रस्तुत की और उन्होंने बताया कि ये फॉस्फोलिपिड है। तो जो फॉस्फोलिपिड है, उस फॉस्फोलिपिड के समुद्र में बर्फीले प्रोटीन का द्वीप है। यानी फॉस्फोलिपिड को समुद्र मान लिया गया। फॉस्फोलिपिड को क्या मान लिया गया? समुद्र। और उसमें प्रोटीन को क्या मान लिया गया? बर्फ। यानी बर्फों का द्वीप है, बर्फीले द्वीप है। जैसे नेचुरली है कि आप एक बर्तन में जल ले लेंगे और उस जल में बर्फ के टुकड़े को डालेंगे तो बर्फ का टुकड़ा जल में क्या होगा? जल के सतह पर तैरते रहता है। तो उसी तरह से फॉस्फोलिपिड के समुद्र में, ये फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड के समुद्र में बर्फीले प्रोटीन का क्या है? द्वीप है। बर्फीले प्रोटीन का क्या है? द्वीप है। जैसे मान लीजिए कि गुलाब जामुन मॉडल है। क्या है? गुलाब जामुन मॉडल। तो ये गुलाब जामुन मॉडल है। तो ये मान लीजिए कि किसी हलवाई के पास आपने गए और हलवाई के पास देखते हैं कि इसमें शुगर है, शुगर सॉल्यूशन, चाशनी है और चाशनी के ऊपर गुलाब जामुन तैर रहा है। गुलाब जामुन क्या तैर रहा है? तो ये कढ़ाई में देखते हैं ना, ये कढ़ाई में चीनी का चाशनी है जिसे शुगर सॉल्यूशन कहा जाता है और उस सॉल्यूशन के ऊपर गुलाब जामुन तैरते रहता है। तो उसी तरह से जो फॉस्फोलिपिड है वो चाशनी हो गया, चाशनी के जैसा हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया। और गुलाब जामुन हो गया प्रोटीन। गुलाब जामुन क्या हो गया? प्रोटीन। ये प्रोटीन देख रहे हैं प्रोटीन, तो ये प्रोटीन गुलाब जामुन के तरह है और गुलाब जामुन के तरह है। और ये गुलाब जामुन के तरह फॉस्फोलिपिड में ये क्या करते रहता है? तैरते रहता है। फॉस्फोलिपिड में तैरते रहता है। तो फॉस्फोलिपिड का इसमें समुद्र होता है, यानी फॉस्फोलिपिड ज़्यादा अमाउंट में होती है और प्रोटीन जो है कम अमाउंट में होता है। प्रोटीन क्या होता है? कम अमाउंट में होता है। और ये प्रोटीन जो है जैसे ये परिधीय प्रोटीन होती है। ये क्या होती है? परिधीय प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन जो होती है ये घुलनशील होती है। पेरिफेरल क्या होगी? घुलनशील, इसीलिए परिधीय भाग में है। और जो इंटीग्रल प्रोटीन होगी, आंतरिक प्रोटीन होगी, वह अघुलनशील होगी। और अघुलनशील होगी तो ये वसा के दोनों लेयर को छेदेगी या कहीं एक लेयर पर छेदेगी। देखिए एक लेयर पर छेद रही है, वसा के एक सतह को ये छेद रही है, यहाँ दोनों सतह को छेद रही है। और जो जल विरोधी है वह जो है वसा के सतहों के अंदर है, जल विरोधी है। और जल स्नेही भाग है वसा के सतह के ऊपर है। जल स्नेही भाग क्या है? वसा के सतह के ऊपर। वसा के सतह के देखिए नीचे आ गया तो ये जल स्नेही हो गया। और जो भाग जल के अंदर है ये भाग है प्रोटीन का, ये भाग प्रोटीन का है। तो ये भाग प्रोटीन का है तो ये जल विरोधी भाग है, यानी ये वसा में नहीं घुलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्या बताया फ्लूइड मोजाइक मॉडल में? तो मैंने ये बताया कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल में जो ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है इसमें फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन के बर्फीले द्वीप होता है। और इसमें जो प्रोटीन होता है और फॉस्फोलिपिड होता है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, वह मोजाइक के तरह काम करता है। क्या करता है? मोजाइक के तरह, जैसे घर के ऊपर मोजाइक बैठा दिया जाता है, उसी तरह से मोजाइक के रूप में काम करता है। किस पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। और क्या होती है? और प्रोटीन के संरचना को देखा जाए तो प्रोटीन दो तरह के होता है, माने ग्लोबुलर, ये प्रोटीन दो तरह के होता है। एक जो है एक्सट्रिंसिक माने इंट्रिंसिक, एक इंट्रिंसिक होगा, दूसरा एक्सट्रिंसिक होगा। एक्सट्रिंसिक जो होता है परिधीय होता है, माने फॉस्फोलिपिड के परिधि के बाहर, और ये जो है परिधि के ये, और ये अंदर में होता है। इंटीग्रल क्या होता है? अंदर में होता है। और इस मॉडल को सबसे अधिक एक्सेप्ट किया गया है, सबसे अधिक, माने ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। कौन? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो ये सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो ये मैंने बताया कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा इस मॉडल का डिस्कवरी किया गया था। और यहाँ मैंने लिखता हूँ कि फॉस्फोलिपिड के समुद्र में बर्फीले प्रोटीन का आइलैंड है, द्वीप है। फॉस्फोलिपिड के समुद्र में बर्फीले प्रोटीन का द्वीप है। क्या? और ये जो है फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन मोजाइक प्रतिरूप होते हैं। क्या? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन मोजाइक प्रतिरूप होते हैं। मोजाइक प्रतिरूप, मोजाइक जैसा होते हैं। और इसमें फॉस्फोलिपिड के ये दो सतह हो गया, और फॉस्फोलिपिड के सतह के बीच में गोलाकार प्रोटीन को मिलने से क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होती है। तो यहाँ लिखेंगे, संरचना बना लिए हैं आप? संरचना को बना लिए हैं ना? चलिए, तो मैं ये सारी बातें समझा दिया हूँ। मैंने दो फॉस्फोलिपिड के स्तर के बीच स्तर में ये गोलाकार ग्लोबुलर प्रोटीन को मिलने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण होती है। अब देखिए, ग्लोबुलर प्रोटीन दो तरह के होती है। पहला, ये जो है एक्सट्रिंसिक बाह्य या पेरीफेरल परिधीय। दूसरा इंट्रिंसिक
बाह्य ये सॉरी आंतरिक या इंटीग्रल तो ये माय डियर स्टूडेंट अभी मैंने बताया कि एक्सट्रिंसिक बाह्य तो ये वैसा प्रोटीन होती है जो घुलनशील होती है, लेकिन वसा के आपको दिखाया गया था ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है, तो इसके ऊपर में ऐसा प्रोटीन दिखाए थे, ये भी दिखाए थे, तो यही परिधीय प्रोटीन है, ये जो है घुलनशील होती है। और अंदर के जो प्रोटीन हैं ये ऐसे एक प्रोटीन दिखाए थे, ऐसे प्रोटीन दिखाए थे, है ना, ऐसे प्रोटीन दिखाए थे, ये आंतरिक प्रोटीन होगा, ये अघुलनशील होगा, ये क्या होगा, अघुलनशील होगा, और वसा के दोनों सतहों को छेदेगा या एक सतह को छेदेगा, और वसा के सतह के ऊपर जो होगा वह जल स्नेही होगा, और वसा के सतह के अंदर होगा वो जल विरोधी होगा, जल विरोधी होगा। तो इंट्रिंसिक में जल स्नेही भी होता है और जल विरोधी भी होता है। तो माय डियर स्टूडेंट इस बात को नोट कर लिए। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो गोलाकार प्रोटीन होता है वह दो तरह के होता है, एक्सट्रिंसिक बाह्य या पेरिफेरल परिधीय, दूसरा इंट्रिंसिक आंतरिक या इंटीग्रल। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लिए हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सट्रिंसिक पहला है, ये फर्स्ट एक्सट्रिंसिक, ये प्रोटीन वसा के सतह, ये वसा के परिधि, वसा के परिधीय भाग में होता है, परिधीय भाग में होता है, तथा ये घुलनशील होता है, यानी NaCl के सॉल्यूशन में घुल जाएगा, घुलनशील होता है। क्लियर। दूसरा इंट्रिंसिक, ये है ना, ये जो है ये प्रोटीन इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये प्रोटीन वसा के दोनों सतह को छेदता है या एक सतह को छेदता है। ये वसा के दोनों सतहों को छेदता है या एक सतह को छेदता है, और वसा के सतह से बाहर वाला भाग, वसा से बाहर, वसा के सतह से, वसा के है ना, वसा के सतह से ऊपर वाला भाग जल स्नेही तथा भीतर वाला भाग जल विरोधी होता है। तो ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में बताया गया, और मैंने ये भी बताया है ना कि क्या फॉस्फोलिपिड के बर्फीले, ये फॉस्फोलिपिड के समुद्र में बर्फीले द्वीप है, कौन सा प्रोटीन है ना। और मैंने गुलाब जामुन के भी उदाहरण दिया कि ये गुलाब जामुन जैसा है, गुलाब जामुन मॉडल, इसको गुलाब जामुन मॉडल भी कहा जाता है, गुलाब जामुन मॉडल। ये हो गया शुगर सॉल्यूशन, ये शुगर सॉल्यूशन, ये हो गया गुलाब जामुन, ये गुलाब जामुन जैसे शुगर सॉल्यूशन में गुलाब जामुन तैरते रहता है, उसी तरह से फॉस्फोलिपिड में प्रोटीन जो है
तैरते रहता है। प्रोटीन क्या होता है? तैरते रहता है। जैसे जल में बर्फ जो है तैरते रहता है, जल में बर्फ तैरता रहता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड क्या है? मॉडल है। तो ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। कौन सा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो माय डियर स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तीनों मॉडल को मैंने बता दिया। कौन कौन से मॉडल? सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी गुलाब जामुन मॉडल। तो ये तीनों को मैंने बता दिया और इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्लास में इसका कंपोजिशन बताऊंगा। और जो मैंने बातें बता रहा हूँ उससे भी में ऑब्जेक्टिव का भरमार है। तो इन सभी चीज़ों से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि इंट्रिंसिक जो प्रोटीन है, आंतरिक प्रोटीन है, वो वसा के सतह के बाहर रहता है, वह क्या होता है? जल स्नेही होता है, जल विरोधी होता है। तो आप क्या देंगे? जल स्नेही होता है, बाहर वाला जल स्नेही, भीतर वाला जल विरोधी। पूछा जाएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने। कब दिया? 1972 में। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ऐसे हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप निकालेंगे तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको मिल सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है। और ये समझिए कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 11 क्लास के साथ साथ इसकी मदद के द्वारा आप जो है मेडिकल भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ मेडिकल का भी जोड़ दिया गया है। तो 11 क्लास के साथ साथ आप मेडिकल भी कंप्लीट कर सकते हैं और इन सभी मॉडल को आप याद रखेंगे तब। ठीक है, तो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, तो उसमें पहला ऑप्शन चयनात्मक पारगम्य, पहला ऑप्शन। दूसरा सबसे अधिक एक्सेप्टेड लिखा रहेगा, सबसे अधिक एक्सेप्टेड यूनिट मेम्ब्रेन, सबसे अधिक एक्सेप्टेड आपको सैंडविच मॉडल। ठीक है, तो आप चयनात्मक पारगम्य लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों मॉडल है ना, ये नहीं किया गया है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो इस तरह का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिले। ऐसे टाइम लगता है तो मैं उसमें है ना डिस्क्रिप्शन में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करूँगा, लोड कर दूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके तक ये लेटेस्ट वीडियो अपडेट होते रहें। तो ये तीनों मॉडल को याद रखेंगे। कल कंपोजिशन बताएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्टिविटी बताएंगे, फंक्शन बताएंगे, तब मैं गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब जो है बताऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अच्छा है ना? तो चलिए आप सभी को थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।